शुरू से जहाँ से हमारा टॉकी शो हुआ, बोलती हुई फ़िल्म, पहली फ़िल्म आदम आरा से, तब से लेकर हम आज तक देखें तो सिनेमा को हमारे अक्सर समाज का आईना कहा जाता है, जी, कि समाज में जो कुछ हो रहा है या जैसा जो कुछ भी घट रहा है, उसको फ़िल्में जो हैं वो उस तरह से दिखाती हैं। लेकिन क्या सिनेमा सिर्फ़ समाज को दर्शाता है या फिर समाज की किसी सोच को जन्म देता है? ये समाज को तब्दील करने की बात करता है या उसका इम्पैक्ट, उसके असरात आम ज़हनों पर क्या होते हैं? सईद साहब ने उसकी कमर्शियल एंगल की तरफ इशारा किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक ज़माना था, हम सिर्फ़ फ़िल्मों की बात क्यों कर रहे हैं? हम छोटे पर्दे की भी बात करें, जी, टेलीविज़न की हम बात करें, तो फ़िल्मों से थोड़ा-सा कतई नज़र हम देखते हैं कि जब जिस ज़माने में टेलीविज़न आया, तो उस पर ऐसी कहानियाँ पेश की गई, उस पर ऐसे सीरियल और ऐसे प्रोग्राम्स पेश किए गए, जो घर-घर में लोगों को बाँध के रखते थे। जी, और उसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आए जो समाज को कोई ना कोई पैगाम दे रहे थे। चाहे वो हम लोग हो या बुनियाद हो या तक़सीम हिंद को लेकर कुछ कहानियाँ थी वो पेश की गई। गुलज़ार साहब की कहानियाँ आती थी उसमें, सुनहरे पन्ने वग़ैरह। तो ये ऐसी कहानियाँ थी जो लिटरेचर को भी फ़रोग़ दे रही थी, अदब को फ़रोग़ दे रही थी। इसके अलावा उसमें इन कहानियों में कुछ पैगाम होता था, कोई मैसेज होता था। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जैसा सईद साहब ने कहा कि दूरदर्शन का भी नक्शा बदल गया और धीरे-धीरे तो ये हुआ कि ओटीटी आने के बाद दूरदर्शन बहुत ही बैक फुट पे चला गया और ओटीटी को जितनी मर्ज़ी आई वो दंदनाते हुए उसने वो जितने सारे काम और जितनी फ़हाशी या जितना कहना चाहिए रॉन्ग इम्पैक्ट लोगों के ज़हनों पर पड़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें ओटीटी ने वो फैलाई। क्योंकि उसको आज़ादी थी, वहाँ सेंसरशिप नहीं है। इसलिए खुलेआम गाली देना सीरियलों में या फ़हाशी या बोसो-किनार के सीन या सेक्सुअली जो है वो एक्सप्लॉइटेशन के सीन, बहुत सारी बुराइयाँ आई। इसको सबसे ज़्यादा ये समझने की बात है कि ये इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा मुतासिर किन ज़हनों को किया है इन चीज़ों ने। हुँ, तो हम देखते हैं कि हमारा यूथ, हमारा नौजवान, वो इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा और हमारी इस वक़्त की व्यूअर्स जो है ना, ऑडियंस है, वो ज़्यादातर जेन ज़ी है। जो जनरेशन आ रही है वो फ़िल्में भी वही देख रही है आज की, क्योंकि सिनेमा का मिज़ाज पूरा ये गुज़िश्ता एक दहाई में, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे में सिनेमा का मिज़ाज पूरा बदल गया है। जी, अब वो वैसे राइटर नहीं रहे, वैसे डायरेक्टर नहीं रहे, वो सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं। सईद साहब की मैं इस बात से थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगा कि कमर्शियल एंगल तो रहा, लेकिन उस दौर में भी जब लोग, अब जैसे मुग़ल-ए-आज़म की बात कही गई, मुग़ल-ए-आज़म जब बनाई जा रही थी तो एक अनारकली ड्रामा था, जो फ़िक्शनल था, हकीकत से उसका हिस्ट्री से कोई असल ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब कयासी बना रहे थे, तो उन्होंने उसका कमर्शियल एंगल नहीं देखा था। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये फ़िल्म इतनी हिट होगी या इतना पैसा कमा के देगी। अगर उनको ये ख़्याल होता तो वो शीश महल जैसा सेट इतना महँगा लगाते नहीं उस पर, उतना पैसा खर्च नहीं जी, करते। तो उनको तो इसका उनका पैशन था, एक जुनून था कि मैं एक अलग तरह का सिनेमा, एक हिस्ट्री है, उन्होंने उसको हिस्ट्री की नज़र से देखा कि मैं उसे पेश करूँ। हालाँकि बहुत बड़ा रिस्क था कि एक मुस्लिम बादशाह, अकबर बादशाह को लेकर, सलीम को लेकर, अनारकली को लेके एक कहानी, एक फ़िल्म पेश की जा रही थी। लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया क्योंकि वो पूरी तरह से कमर्शियल माइंड नहीं थे। अगर महबूब खान थे उस ज़माने में या के आसिफ थे, ये लोग वो रिस्क ले सकते थे कि इनके सामने कमर्शियल एंगल बहुत ज़्यादा नहीं थे। हाँ, वो ये ज़रूर चाहते थे कि भई उनकी फ़िल्में चले या काम है। अब मदर इंडिया जैसी फ़िल्म, आप सोचिए मदर इंडिया का क्या कमर्शियल एंगल है। मदर इंडिया आज क्लासिक कल्ट का दर्जा रखती है, ऑस्कर तक चली गई। ये सारी बातें हुई, लेकिन वो फ़िल्मों ने समाज पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारे ज़हनों पर असर किया। और आज इतने बरसों बाद भी, आज हम 70 साल, 80 साल बाद भी हम देखते हैं कि वो फ़िल्में उतनी ही हमारे लिए तरोताज़ा हैं। उनका असर आज भी हमारे ज़हनों पर उतना है। जब मुग़ल-ए-आज़म को कलर किया गया, सही साहब आपको याद होगा, तो कलर होने के बाद भी वो फ़िल्में लोगों ने उसी टूट पड़े तरीके थे देखने के लिए, जितना ब्लैक एंड व्हाइट देखी थी। तो ये उसका इम्पैक्ट, मैं सिनेमा का इम्पैक्ट बताना जी, चाह रहा हूँ जी, कि और सिर्फ़ ऐसा नहीं कि उर्दू तबका या मुस्लिम ही क्राउड जाता था। मैंने मुग़ल-ए-आज़म के मद्दाहों में और उसके तारीफ़ करने वालों में ऐसे-ऐसे गैर मुस्लिम लोगों को देखा है, महाराष्ट्रन, गुजराती या जिनको उर्दू नहीं समझती थी,
उन्होंने भी वो फ़िल्म को कई बार देखा और उसके डायलॉग्स उसके मुकालमे वो बोलते थे, उनको याद होते थे। तो इस तरह से उस ज़बान ने कम से कम उर्दू की तो खिदमत की। मुग़ल-ए-आज़म हम देख लें या अनारकली भी उस ज़माने में हुई या उस ज़माने की कोई भी आप फ़िल्म उठा के देख लें, उन्होंने ज़बान और लिटरेचर, ज़बान और अदब को फ़रोग़ तो दिया। लोगों के समझ में तो आया कि अच्छा ये ज़बान उर्दू है। उर्दू में फ़िल्में बन रही थी उस वक़्त। तो हम अगर कमर्शियल एंगल से हट के ये बात करें कि उन फ़िल्मों से क्या फ़ायदा हुआ है, तो मैं ये कहूँगा अब्दुल वहाई साहब कि ज़बान और अदब को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जी, जी। क्योंकि आज अगर ज़बान हिंदी फ़िल्मों में अगर उर्दू का कहीं बोलबाला है, जब भी हम ज़िक्र करते हैं कि भई हिंदी फ़िल्मों में उर्दू का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हम सबसे पहले वही बात करते हैं 1930s की, 40s की, 60s की, इस तरह की ज़बान जो है थी, वो सारी उर्दू होती थी। और इन्होंने इस पे मैं बात करूँगा जी, और उन्होंने सारा मतलब लिटरेचर को ही अच्छी कहानियों को पेश किया है। थोड़ा-सा सौतेला सुलूक है सरकारी कि आपकी जितने भी उर्दू फ़िल्में हैं सबको हिंदी सर्टिफ़िकेट दे हाँ, ये तो हुई हाँ, ये तो बहुत सारी तब्दीलियाँ इवन मदर इंडिया, इवन मुग़ल-ए-आज़म की ज़ुबान देखिए हिंदी लिखी हुई है, सर्टिफ़िकेट हिंदी में है और वो पर्शियनाइज़्ड उर्दू है।